अर्थ का स्ट्रक्चर लेयर्ड है। जैसे प्याज को हम छीलते हैं तो अलग अलग लेयर्स में वो उतर कर आ जाते हैं, इसी तरह से अर्थ भी जो है वो डिफरेंट लेयर्स में बटा हुआ है। इस फिगर को अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ जाती है इससे। जो ये ऊपर का लेयर हम देख रहे हैं ये है क्रस्ट। ये सबसे ऊपर का लेयर है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। इसके ठीक नीचे का लेयर जो है वो होता है मेंटल, और फिर मेंटल के नीचे का लेयर कोर है। तो ऊपर का लेयर क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे मेंटल, मेंटल के नीचे कोर। इन्हीं लेयर्स के बारे में हमें थोड़ा और डिटेल में समझना है यहाँ पर कि क्या ये लेयर्स हैं और इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें इनमें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम क्रस्ट की अगर बात करें तो क्रस्ट जो है वो सबसे ऊपर का लेयर है। इसका थिकनेस अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। जैसे ओशन वाले एरिया में कम थिक है, मतलब मोटाई इसकी कम है, और कॉन्टिनेंट वाले एरिया में मोटाई ज़्यादा है। फिर माउंटेन्स पर अगर चले जाएं तो इसका थिकनेस और ज़्यादा है। कॉन्टिनेंट वाले एरिया में एवरेज 30 किलोमीटर थिकनेस है क्रस्ट का, और ओशन वाले एरिया में एवरेज 5 किलोमीटर थिकनेस है। लेकिन अगर माउंटेनियस रीजन में चले जाएं, जैसे कि हिमालयन रीजन में हम आ गए, तो लगभग 70 किलोमीटर इसका थिकनेस है। इसी तरह से अगर क्रस्ट के और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये ब्रिटल नेचर का है, मतलब थोड़ा सॉफ्ट है, अर्थ के और सारे लेयर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सॉफ्टर लेयर है ये। फिर अगर डेंसिटी की बात करें तो अर्थ के बाकी लेयर्स के कंपैरिजन में इसका डेंसिटी कम है। अगर कॉन्टिनेंटल एरिया की बात करें तो कॉन्टिनेंटल एरिया में लगभग 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका डेंसिटी है। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर आप वजन लेंगे उसका तो तकरीबन 3 ग्राम आएगा। लेकिन अगर हम ओशन की बात करें तो ओशन वाले एरिया में इसका वजन थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल के कंपैरिजन में कम है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके नीचे क्रस्ट के ठीक नीचे का जो लेयर है वो हो जाता है मेंटल। उस लेयर को बोलते हैं मेंटल। जो है मेंटल हमारा मोहो डिसकंटिन्यूटी से शुरू होता है। अब बात करते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी की, तो वो क्या है? मोहो डिसकंटिन्यूटी मतलब जहाँ पर क्रस्ट खत्म हुआ और मेंटल जहाँ से शुरू हुआ। क्रस्ट जहाँ पर खत्म हो रहा है और मेंटल जहाँ से शुरू हो रहा है, ये जो लाइन हम देख रहे हैं ये लाइन है मोहो डिसकंटिन्यूटी। यहाँ से लेकर के 2900 किलोमीटर नीचे तक का एरिया मेंटल है। इसी मेंटल को फर्दर हमने और डिवाइड किया है। मेंटल में जो ऊपर का लेयर है, ऊपर तकरीबन 400 किलोमीटर्स तक, इसको हम लोग बोलते हैं स्थेनोस्फेयर। इस एरिया को स्थेनोस्फेयर वीक जोन है, कमज़ोर है थोड़ा सा। जितने लावा होते हैं जो वल्केनोज से निकलते हैं बाहर आते हैं, वो सब स्थेनोस्फेयर में ही होते हैं, स्थेनोस्फेयर से ही बाहर आते हैं ये। इसको लावा जब जब किसी वल्केनो से बाहर निकल जाता है तब उसको हम लावा बोलते हैं, लेकिन जब वो अंदर रहता है, ज़मीन के नीचे रहता है, तब उसको हम मैग्मा कहते हैं। तो यहाँ पर स्थेनोस्फेयर में मैग्मा पाया जाता है। यही मैग्मा बाद में बाहर निकलता है तो लावा कहलाता है। इसी से सारे वोल्केनिक जो चीज़ें हम देखते हैं वो सब बाहर निकलती हैं। पायरोक्लास्टिक रॉक डेब्रिस, फिर वोल्केनिक बॉम्ब, सारी चीज़ें यहीं पर होती हैं। इसके नीचे की बात करें तो तीसरा जो लेयर है वो है कोर। कोर को भी फिर हमने दो भाग में डिवाइड कर रखा है। कोर में एक अपर एरिया है, ऊपर का एरिया अपर कोर, ये लिक्विड फॉर्म में है, और फिर नीचे का एरिया है ये सॉलिड फॉर्म में है। यहाँ पर हर जगह पर डिस्टेंस भी दिया गया है कि कितना नीचे है ये सारा एरिया। डेंसिटी की बात करें तो हमने देखा था कोर का क्रस्ट का डेंसिटी लगभग 3 ग्राम था कॉन्टिनेंटल एरिया में। इस तरह से मेंटल का डेंसिटी अगर हम बात करें तो 3.4 ग्राम है, और कोर का डेंसिटी और ज़्यादा हो जाता है। कोर का डेंसिटी भी फिर वेरी करता है। जहाँ पर मेंटल और कोर का बाउंड्री है, मतलब कोर जहाँ से शुरू हो रही है, वहाँ पर कोर का डेंसिटी तकरीबन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, अर्थ के बिल्कुल सेंटर में जब हम पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर जो कोर का डेंसिटी है वो मैक्सिमम है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोर ज़्यादातर हैवी मटेरियल्स से मिलकर बना है। मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में आपको बताया था कि अर्थ जब वोलेटाइल स्टेज में थी, तो उस वोलेटाइल स्टेट में जो भारी चीज़ें थी वो नीचे जाकर के सेटल हो गई, जो हल्की चीज़ें थी वो ऊपर रह गई। तो कोर का जो एरिया है वो बहुत भारी मटेरियल्स से बना हुआ है। इसीलिए इसको हम लोग नाइफ लेयर भी कहते हैं। नाइफ, NIFE, निकेल फेरस का शॉर्ट फॉर्म हो गया नाइफ। अब बात करते हैं वोल्केनोज की। तो वोल्केनो हमने टीवी वगैरह में देख रखा है या फिल्मों में देखा है, या हो सकता है आप में से किसी ने वोल्केनो को भी देखा भी हो, मुझे नहीं मालूम।
लेकिन वोल्केनो किसे कहते हैं? तो वोल्केनो एक ऐसा जगह होता है जहाँ से गैसेस, ऐश, मोल्टेन लावा ये सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं। इस तरह की जगह को वोल्केनो कहते हैं। इनमें कई सारे अलग-अलग तरह के गैस होते हैं, डस्ट होती हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, माइनर अमाउंट में मतलब कम अमाउंट में क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन ये सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं इनसे। अब वोल्केनो को अलग-अलग वोल्केनोज को हम लोग क्लासिफाई किस तरह से करते हैं? तो वोल्केनो को हमने क्लासिफाई किया उनके इरप्शन के नेचर के ऊपर, मतलब किस तरह से वो इरप्ट हो रही हैं और इसके अलावा किस तरह की दिखती हैं, लुक कैसा है उनका, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने वोल्केनो को क्लासिफाई कर रखा है। इसमें जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में जो हमारा हमारा पहला टाइप है वो है सिल्ड वोल्केनो। सिल्ड वोल्केनो किसे कहते हैं? तो सिल्ड वोल्केनो की अगर हम बात करें, बेसाल्ट फ्लो को अगर छोड़ दें, बेसाल्ट फ्लो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो बेसाल्ट फ्लो के बाद सिल्ड वोल्केनो सबसे बड़ा वोल्केनो होता है। मतलब जितने भी तरह के वोल्केनो होते हैं उनमें से सिल्ड वोल्केनो सबसे लार्जेस्ट होता है अर्थ पर। इस तरह के वोल्केनो का हवाईयन वोल्केनो, हवाई जगह का नाम है, वहाँ पर जो वोल्केनो है और काफ़ी फेमस है, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिल्ड वोल्केनो का। इस तरह के वोल्केनो जो हैं वो बेसाल्ट से बने होते हैं। बेसाल्ट एक तरह का रॉक होता है, तो बेसाल्ट से बने होते हैं और इस इसके जो इससे जो लावा बाहर आ रहा है वो बहुत फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब उसका जो गाढ़ापन होता है वो थोड़ा कम होता है, इतना गाढ़ा नहीं होता। तो अगर गाढ़ापन कम होगा किसी चीज़ में तो वो ज़्यादा फैलेगी। जैसे अगर आप पानी को नीचे ज़मीन पर गिराते हैं या कोई और चीज़ जो थोड़ा सा मोटा हो, गाढ़ा हो, उसको अगर आप नीचे गिराएंगे ज़मीन पर, तो आप ये देखेंगे कि पानी ज़्यादा फैलेगा और जो चीज़ ज़्यादा गाढ़ा है वो फैलेगा भी कम। तो गाढ़ापन सिल्ड वोल्केनोज से जो लावा निकल रही है उसके अंदर कम होता है। कम गाढ़ापन होने की वजह से ये बहुत लंबी लंबी दूरी तक फैल जाती है। ज़्यादातर ये वोल्केनोज शांत ही रहती हैं। अगर इसके वेंट में, वेंट मतलब जहाँ से लावा बाहर आ रही है, जो मुंह है उसका, वहाँ से जहाँ से लावा बाहर आ रही है, वहाँ पर अगर पानी किसी तरह से चला जाए तो ये वोल्केनो बहुत एक्सप्लोसिव हो जाती है, मतलब बहुत विस्फोटक हो जाती है। लावा वोल्केनो से एक फाउंटेन की तरह निकलती है, फव्वारे की तरह बाहर आती है वेंट से। और इस तरह की वोल्केनो जो है वो सिंडर कोन डेवलप करती है, एक कोन बनाती है, सिंडर कोन। अब बात करते हैं कंपोजिट वोल्केनो की। कंपोजिट वोल्केनो जो है वो थोड़ा सा ये चिपचिपी होती है, इसकी जो लावा है वो सिल्ड के कंपैरिजन में कंपोजिट वोल्केनो की चिपचिपी गाढ़ी होती है। तो गाढ़ी होने की वजह से इसलिए ये बहुत ज़्यादा विस्कस है। विस्कस मतलब बहुत विस्फोटक टाइप का है ये, बहुत ज़्यादा उसके कंपैरिजन में, सिल्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें फ्लूइड ज़्यादा था, लावा पतली थी तो वो आसानी से बाहर आ जाती थी, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। तो इसमें एक्सप्लोसिव इरप्शंस होते हैं लार्ज क्वांटिटी में लावा के साथ साथ पैराक्लास्टिक मटेरियल्स। पैराक्लास्टिक मटेरियल मतलब नीचे से जो मटेरियल आ रही है, रॉक्स आ रही हैं, वो सब बाहर आती हैं, एसिड्स बाहर आती हैं और भी गैसेस वगैरह ये सब बाहर आते हैं। दिस मटेरियल accumulates इन द वेनिसिटी ऑफ द वेंट ओपनिंग लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स। तो ये जो मटेरियल्स हैं, ये मटेरियल एक के ऊपर एक जमा होती चली जाती हैं, क्योंकि इसमें ये इतना फ्लूइड नहीं है। फ्लूइड नहीं होने की वजह से जो मटेरियल्स बाहर निकल रही है वोल्केनो से, उसके वेंट से, वो सारा एक के ऊपर एक जमा होकर के एक लेयर डेवलप करती है। लेयर की वजह से आप इसको एक मतलब एक पीक बनता हुआ आप देखेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ माउंट जैसा, कुछ पहाड़ जैसा, पीक जैसा बनता हुआ नजर आएगा इस तरह के कंपोजिट वोल्केनो में। ये यहाँ पर एक फोटो दिया हुआ है कंपोजिट वोल्केनो का, इससे भी आपको काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगेगा देख करके। तो ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट जो है हमारा वो है कैल्डेरा। ये इतनी एक्सप्लोसिव वोल्केनोज होती हैं, इतनी एक्सप्लोसिव होती हैं कि ये अपने आप को ठीक से अपना स्ट्रक्चर नहीं बना पाती, ये कोलैप्स कर जाती हैं। और कोलैप्स करने के बाद जो डिप्रेशन बनता है उसी को कैल्डेरा कहा जाता है। ये हमें बताता है कि इसका जो मैग्मा सप्लाइंग चैम्बर है, जहाँ से इसे मैग्मा मिल रहा है, जिस चैम्बर से मैग्मा मिल रहा है इसे, वो बहुत बड़ा भी है और बहुत क्लोज वेनिसिटी में है, मतलब काफ़ी ज़मीन के ज़्यादा नीचे नहीं है इसका मैग्मा चैम्बर कैल्डेरा का।
कैल्डेरा के बाद आती है बारी फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस की। ये वोल्केनो फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस जो हैं ये बहुत फ्लूड होती है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फ्लूड यही होती है। मतलब इनके जो इसका जो लावा होता है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है, बहुत फैलने वाला होता है, और इसी वजह से ये काफ़ी लंबी लंबी दूरियों तक चली जाती हैं। कुछ वर्ल्ड के पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर हज़ारों किलोमीटर तक इस तरह के वोल्केनो का आपको रॉक देखने को मिलेगा, क्योंकि जब वो फ्लड बेसाल्ट वोल्केनो वहाँ से इरप्ट हुई तो हज़ारों किलोमीटर के डिस्टेंस को उसके लावा ने तय किया। हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर, नॉट हज़ारों किलोमीटर, हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर। इसमें एक फ्लो हो सकती है या फ्लो की सीरीज आ सकती है। मतलब एक बार फ्लो आ गया, फिर और फ्लो आएगा, फिर और फ्लो आएगा। ज़रूरी नहीं कि एक ही बार बस फ्लो हो गया तो अब और फ्लो नहीं होगा। मतलब फ्लो के सीरीजेस आ सकते हैं, काफ़ी सारे फ्लोज हो सकते हैं इस तरह के वोल्केनो में। इंडिया की अगर हम बात करें तो फ्लड बेसाल्ट वोल्केनो का हमारे यहाँ जो एग्जांपल है वो डेक्कन ट्रैप एक अच्छा एग्जांपल है। डेक्कन ट्रैप का जो एरिया है पेनिनसुलर इंडिया का, वो इसी तरह के वोल्केनो से बना है। इस तरह के वोल्केनो की जो विड्थ है, मोटाई, मतलब जो लावा जो बह रही है वो 50 मीटर तक मोटाई हो सकती है, और काफ़ी बड़े बड़े एरिया को कवर कर सकती है, जैसा कि बताया मैंने आपको। ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ इंडिया में जो डेक्कन ट्रैप है वो पहले थोड़ी और बड़ी थी, जितनी बड़ी आज है इससे ज़्यादा बड़ी थी, वो ज़्यादा एरिया को ऑक्यूपाई करती थी। इन वोल्केनोज के अलावा एक और वोल्केनो है, वो है मिड ओशियन रिज। तो ये जो मिड ओशियन रिज वोल्केनोज हैं ये सारे ओशियन बेसिन्स में पाए जाते हैं, और आगे आप इसको और ज़्यादा नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे मिड ओशियनिक रिज को। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लें कि मिड ओशियनिक रिज लगभग 70,000 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है ओशन के अंदर माउंटेन्स का, जहाँ से वोल्केनोज इरप्ट होती रहती हैं। इसको नेक्स्ट चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ेंगे। अब आते हैं वोल्केनोज से किस किस तरह के लैंड फॉर्म्स बनते हैं, क्या क्या चीज़ें बनती हैं वोल्केनोज से। तो इसमें पहला जो है इंट्रूसिव फॉर्म्स। इंट्रूसिव फॉर्म हम उसे कहते हैं, इंट्रूसिव इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, ये दो टर्म है। इंट्रूसिव का मतलब वो चीज़ जो ज़मीन के नीचे बने उसको बोलते हैं इंट्रूसिव, ज़मीन के ऊपर जो बने वो होता है एक्सट्रूसिव। तो इंट्रूसिव फॉर्म्स को हम देखेंगे यहाँ पर। लावा जब बाहर निकलती है वोल्केनो से तो कुछ लावा ऐसी होती है जो बाहर निकल गई, बाहर निकल के वो ठंडी हो जाती है। इस तरह के जो वोल्केनो के लावा से जिस जो रॉक्स बनते हैं उनको हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं, आग्नेय चट्टान हिंदी में। तो ये इग्नियस रॉक जो है ये कभी कभी क्या होता है कि अर्थ के क्रस्ट में ही, मतलब जमीन के नीचे ही कभी कभी ठंडी हो जाती है। तो इसलिए वहां पर होने की वजह से अब ठंडी होकर वहां पर भी वो रॉक ही बनेगी, लेकिन उसको हम लोग इंट्रूसिव फॉर्म बोलते हैं, या उसको हम लोग प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ दो टर्म है, एक वो कि अगर बाहर रॉक बन रही है, जमीन पर आने के बाद रॉक बन रही है तो उसको वॉल्केनिक रॉक बोलते हैं, और अगर नीचे बन रही है तो उसको प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं, जमीन के नीचे अगर बोल रही है। और प्लूटोनिक रॉक का जो फॉर्म है दिखने में जिस तरह का है तो उसी को हम लोग इंट्रूसिव फॉर्म भी बोलते हैं, मतलब प्लूटोनिक रॉक्स को ही इंट्रूसिव फॉर्म कहा जाता है। यहाँ वोल्केनो से बने इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स को दिखाया गया है। अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसमें जो सबसे नीचे का जो लेयर देख रहे हैं, ये जो सबसे नीचे का पार्ट है इसको बोलते हैं बाथोलिथ। ये बाथोलिथ मैग्मा का चैम्बर ही है, पूरा का पूरा चैम्बर जो जमीन के नीचे ही कूल हो गया, ठंडा हो गया। तो ये कहलाता है हमारा बाथोलिथ। बाथोलिथ काफी बड़ा है, बाथोलिथ काफी गहरा भी है, और साथ ही साथ बाथोलिथ जमीन के ऊपर तब आता है जब कोई डेनुडेशनल प्रोसेस होता है। डेनुडेशनल प्रोसेस मतलब अगर किसी कारण से इसके ऊपर की के जो रॉक्स हैं, लेयर्स हैं, मिट्टी है, अगर ये हट जाए, चाहे वो बाढ़ की वजह से हो या विंड के एक्शन या कोई और कारण हो, तो इन सारी चीज़ों से जब ये हट जाएंगे तब जाकर के ये बाथोलिथ दिख पाता है, ऊपर आता है। इसके बाद जो दूसरा टर्म है हमारे लिए इम्पोर्टेंट वो है लेकोलिथ। लेकोलिथ को अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये डोम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, डोम के शेप का है ये। और साथ ही साथ इसमें एक पाइप भी लगा हुआ है नीचे से। ये पाइप जो आप देख रहे हैं ये इसे मैग्मा सप्लाई करने के लिए ये पाइप है, ये मैग्मा सप्लाई कर रही है पाइप। अब ये इस स्ट्रक्चर में जब अर्थ के नीचे कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो इसे हम लेकोलिथ कहते हैं। इसके बाद कुछ एक और स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वर्टिकल स्ट्रक्चर है, मतलब बिल्कुल सीधी स्ट्रक्चर है ये।
तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम डाइक बोलते हैं, लेकिन जब स्ट्रक्चर वर्टिकल नहीं होकर के हॉरिजेंटल हो, लेटा हुआ सा हो, उसे हम सिल्स बोलते हैं। इसमें भी कुछ अलग अलग तरह की चीजें हैं, जैसे कभी सॉसर शेप डेवलप हो जाता है, सॉसर के शेप का, कभी वेवी शेप का डेवलप हो जाता है, वेव के तरह का। तो उनके लिए अलग टर्म्स है हमारे पास, जैसे कि सॉसर के शेप का अगर हो तो उसे हम लेपोलिथ कहते हैं। इसी तरह से अगर वेव में हो, मतलब एंटीक्लाइन सिंक्लाइन में अगर भरा हुआ हो, एंटीक्लाइन में इस तरह से मतलब ऊपर, या सिंक्लाइन में नीचे, उस तरह से भरा हुआ, तो उसे हम लोग फेकोलिथ कहते हैं। तो ये सारे कुछ इंट्रूसिव फॉर्म्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।